गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोनों सिरों पर टिकी हुई और मध्य में भारित बीम का बंकन आघूर्ण ज्ञात करेंगे। कितना अवनमन इसमें हो रहा है उस अवनमन के बारे में हम देखेंगे। जैसा हमने कैंटिलीवर में देखा था, यह उसी कैंटिलीवर को ही बेस मानते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसा सेटअप हम लेंगे। इसके लिए एक बीम है ए बी, जिसके ए और बी सिरे दोनों सिरों को हम क्लैंप कर देंगे, कस देंगे, और इसके मध्य बिंदु ओ के ऊपर हम एक भार लटकाएंगे डब्ल्यू। ए और बी जो दंड है ए बी, इसकी लंबाई एल है, और जो डब्ल्यू भार हमने लटकाया, इस डब्ल्यू भार की वजह से ए और बी बिंदु पर प्रतिक्रियात्मक बल W/2 दोनों सिरों पर आधा आधा भार जो है वो विभाजित हो जाएगा और प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में ऊपर की तरफ लगेगा, जिसका मान होगा W/2। तो जो AO और OB हैं, ये जो दो पार्ट अगर हम इसके माने इस युक्ति के, तो AO और OB को हम दो उल्टे कैंटिलीवर्स की तरह सपोज कर सकते हैं। देखिए जो AO है उसको आप कल्पना कीजिए कि वो एक उल्टा कैंटिलीवर की व्यवस्था है। इसी तरह से दूसरे साइड में जो OB है वो भी उल्टे कैंटिलीवर की तरह हम इसे मान सकते हैं। तो नीचे देखिए OA को दिखाया गया है एक कैंटिलीवर की फॉर्म में, कि जहाँ पर W/2 प्रतिक्रियात्मक बल जो ऊपर की तरफ कार्यरत है, अब अगर हम इसको कैंटिलीवर माने तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि वो उल्टा कैंटिलीवर है। तो अब हमें इस डेल्टा का मान ज्ञात करना है कि बीम में जो अवनमन हुआ है, बीम का जो झुकाव है वो कितना हुआ है W/2 की वजह से, और जब लंबाई OA की कितनी हो गई L/2। तो देखिए इस स्थिति में हमें जो डेल्टा का मान हमने पहले निकाला था कैंटिलीवर के केस में WL3/3YIG, तो यहाँ पर W की जगह हम पुट कर देंगे W/2, L की जगह हो जाएगा L/2। तो इसका मान हमारे पास आएगा डेल्टा की वैल्यू WL3/48YIG। तो यहाँ पर IG का मान डिपेंड करेगा कि बीम का शेप कैसा है, आयताकार है या बेलनाकार है। तो अगर हम आयताकार मानते हैं तो IG का मान होता है BD3/12IG, जहाँ पर B बीम की चौड़ाई है और D बीम की ऊंचाई है। तो डेल्टा का मान हमारे पास आ गया। अगर IG की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो WL3/4YBD3। यहाँ पर Y बंकन आघूर्ण है। तो देखिए वृत्ताकार दंड की बात करेंगे तो IG का मान हम रखेंगे πr4/4। R यहाँ पर बीम की रेडियस होगी। तो डेल्टा का मान हो जाएगा WL3/12Y/4। अब देखिए जब डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे तो Y का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आयताकार दंड के लिए हम बात करें तो डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के L³ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी B और D³ के। तो डिपेंड करता है यहाँ पर कि अवनमन जो है एक तो भार पर निर्भर कर रहा है कि कितना भार या उसका मास कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग mg जो भार होगा वो बीम का भार को व्यक्त करेगा, W को व्यक्त करेगा। तो बीम के मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें अवनमन होगा। इसी तरह उसकी लंबाई कितनी होगी उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितनी लंबी बीम होगी, जैसे हम घर जब बनाते हैं तो गर्डर का यूज़ करते हैं, तो गर्डर की जितनी लंबाई होती है उतना ही उसका अवनमन होता है, और डिपेंड करती है कि उसकी चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो देखिए चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ऊंचाई के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब देखिए डायग्राम से कि जब ये गार्डर को हम अज्यूम करें कि ये अगर गार्डर लगाई गई है रूफ के ऊपर, तो देखिए ऊपरी सिरे पर क्या हो रहा है, संकुचन होता है, और जो बाहरी सिरा होता है उस पर विस्तार होता है। तो और जो बीच का जो तल होता है गार्डर का वो उदासीन तल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि
उत्तल सतह तो विस्तृत होती हैं और अवतल सतह संकुचित होती हैं, लेकिन बीच में जो उदासीन तल होता है वो ना तो विस्तृत होगा ना ही संकुचित होगा। इसलिए हमें जो गर्डर की शेप होगी कि अवनमन हमें क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, तो गर्डर की शेप हमें कैसी लेनी होगी, जो कि बीच में से तो पतली होगी और ऊपर और नीचे दोनों सतह से मोटी होनी चाहिए। तो गर्डर की शेप भी ऐसी होती है, आई के आकार की होती है कि बीच में से वो पतली होती है, उसकी मोटाई कम होती है और ऊपर और नीचे की मोटाई ज़्यादा रखी जाती है ताकि अवनमन को कम किया जा सके, क्योंकि अवनमन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मोटाई ऊंचाई जितनी ज़्यादा लेंगे हम उसकी उतना ही अवनमन कम होगा। तो ये हो गई हमारी ऐसी एक बीम की बात जिसको दोनों सिरों पर कसा जाता है और बीच में भार लटकाया जाता है। अब देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं विभिन्न प्रत्यास्थता नियतांकों का मान प्रायोगिक विधि के द्वारा ज्ञात करना। कि जो हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े थे, डिफरेंट वाई, नीटा और सिग्मा और पॉइसन रेशियो सिग्मा, तो इनका जो मान है वो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंटल जो लैब है उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स हैं और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी थ्योरेटिकल पार्ट को समझने में। तो देखिए, फर्स्ट हम कर रहे हैं बंकन विधि से y का मान ज्ञात करना। y क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान किसी दिए गए बीम के लिए, किसी दिए गए दंड के लिए हम बंकन विधि से इसका मान निकालेंगे, बेंडिंग मेथड से। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं, एक बीम ली ए बी और उसे P और Q क्लैम्प कर दिया हमने, P और Q पर। अब देखिए, बीम ए बी के मध्य में एक हुक लगा होता है और इसके हुक के ऊपर हम डिफरेंट माप के वेट हैंग करते हैं, वेट्स लटकाते हैं, बाट लटकाते हैं। आधा किलो का बाट होते हैं, 5-6 बाट हम ले सकते हैं इसमें। तो जैसे पहले हमने कोई बाट नहीं लटका रखा तो वेटलेस है, कोई भी वेट नहीं है, उसके लिए हम मेजरमेंट लेंगे। फिर हम आधा किलो का बाट लटकाएंगे, फिर हम उसके लिए मेजरमेंट लेंगे। फिर हमने आधा किलो का एक और बाट रख दिया तो टोटल वेट कितना हो गया, 1 kg, फिर 1.5 kg, फिर 2 kg। इस तरह से डिफरेंट वेट्स के लिए हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए क्या व्यवस्था होती है, यहाँ पर एक स्फेरोमीटर भी लगा होता है टेबल के ऊपर, जिसकी टिप इस दंड के जो हैंगर होता है जहाँ पर हम बाट लटकाते हैं उसको टच करती है। तो स्टार्टिंग में जब स्फेरोमीटर की टिप जो लेग है वो इस हैंगर को टच कर रहा होता है, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि स्फेरोमीटर उसको टच कर रहा है। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले बनाते हैं। इसके लिए हम एक सेल और गैल्वेनोमीटर का सर्किट बना के बीम और स्फेरोमीटर के बीच में लगा देते हैं। तो जैसे ही स्फेरोमीटर का लेग हैंगर को टच करेगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। तो जब विक्षेप आता है तो हम समझ जाते हैं कि सर्किट हमारा पूरा हो गया है और स्फेरोमीटर की रीडिंग हम पढ़ लेंगे। अब देखिए, स्टार्ट हम करेंगे कि हमने वेट लगाया, 0.5 kg का वेट लगाया। वेट लगाएंगे तो बीम हल्का सा बैंड होगा, क्योंकि उसको भार मिल गया, भार मिलते ही वो तो हल्का सा बैंड होगा, उसमें अवनमन उत्पन्न होगा और स्फेरोमीटर अब टच करना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ से मूव हो गया, जो हैंगर था वो हल्का सा बैंड हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, स्फेरोमीटर को घुमाएंगे और उसकी टिप को अगेन हम उसको हैंगर को टच करवाएंगे। तो जब हमने स्फेरोमीटर को घुमाया, जैसे ही वो टिप हैंगर को टच करेगी, अगेन गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। जैसे विक्षेप आएगा हम स्फेरोमीटर की अगेन रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह से हम अगेन वेट लटकाएंगे, 0.5 का और वेट रखेंगे उसमें, तो हमारा टोटल वेट हो गया 1 kg। इस रीडिंग पे अगेन हम क्या करेंगे, स्फेरोमीटर वापस अपनी पोजीशन से जो हैंगर होगा वो मूव कर जाएगा। स्फेरोमीटर को घुमाएंगे और टिप को टच कराएंगे हैंगर पे, वापस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा और हम ये स्फेरोमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग भार को बढ़ाते हुए, पहले हम भार बढ़ाते हुए स्फेरोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे,
दोबारा हम भार को कम करते हुए स्फेरोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। तो अब अवनमन का माध्य मान डेल्टा किसी निश्चित भार के लिए, जैसे 1 kg के लिए हम उसका डेल्टा का माध्य मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो ग्राफ है इसमें हमें दिखाया है भार m के साथ अवनमन डेल्टा का मान। तो ये जब रीडिंग्स हम पुट करते हैं ग्राफ में तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा से हम प्रवणता निकाल लेते हैं डेल्टा अपॉन m का मान। तो डेल्टा अपॉन m का मान हमने निकाल लिया और ये मान हम y के इक्वेशन में पुट कर देंगे। y जो यंग प्रत्यास्था गुणांक की इक्वेशन है mgl³ अपॉन 4bd³ डेल्टा, जो कि आयताकार बीम के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक की इक्वेशन है। यहाँ पर b और d के मान, जो छड़ का चौड़ाई और ऊंचाई है, वो हम निकाल लेंगे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। l जो है छड़ की लंबाई हो गई और b और d उसकी ऊंचाई और चौड़ाई हो गई। m जो है मास हो गया किसी भी भार के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, और g जो है गुरुत्वीय बल का त्वरण का मान है अप्रोक्सीमेट 9.8, या आप कैलकुलेशंस इजी करने के लिए 10 भी ले सकते हैं इसका मान, अपॉन 4bd³ हो ही गया। और डेल्टा का मान हमने यहाँ से निकाल ही लिया, डेल्टा अपॉन हमने वैल्यू निकाली है डेल्टा अपॉन m का मान, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इजीली y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सरल के उपकरण से प्रत्यास्था गुणांकों y, नीटा और सिग्मा का मान ज्ञात करना। सरल का जो उपकरण है उससे हम यंग प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक और पॉइजन रेशियो तीनों ही निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सरल के उपकरण में क्या होता है, देखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, दो छड़ होती हैं AB और CD, दो आयताकार छड़ होती हैं। इनको एक फ्रेम में मतलब वेटलेस धागे होते हैं जिनसे हम हैंग कर देते हैं, और दोनों छड़ों के बीच में एक होल होता है जिसमें एक तार लगा होता है, जो तार इन दोनों के बीच में कस दिया जाता है, और इसी तार का हमें प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमने वेटलेस धागे लिए हैं, उनसे हमने छड़ों को क्षैतिज इस तरह से हैंग किया है कि वो क्षैतिज तल में स्थिर अवस्था में है, दोनों के बीच में एक तार कस दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों छड़ों को एक दूसरे से थोड़ा सा पास लाके, जबकि तार जो है वृत्ताकार चाप में मुड़ जाए, इस तरह से दोनों छड़ों को छोड़ देते हैं लाके। और जैसे ही हम उन दोनों को छोड़ते हैं एक साथ, तो क्या होता है, तार में जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ, तार खिंचा और खिंचाव की वजह से उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। इस बल की वजह से तार वापस अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा, जिससे छड़ वापस अपनी पूर्वावस्था में जाएंगी, लेकिन जड़त्व की वजह से वो वापस एक दूसरे के पास आएंगी, अगेन तार में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, और ये प्रोसेस चलती रहेंगी जब तक कि घर्षण की वजह से या अन्य जो प्रतिरोधी बल होते हैं उनकी वजह से उनका जो वाइब्रेशंस हैं ये रुक नहीं जाते। तो एक तरीके से छड़ें जो है वो वाइब्रेट करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, फिर वापस प्रारंभिक अवस्था में जाएंगी, फिर आएंगी। तो इस तरह से उनके जो ये ऑसिलेशंस होते हैं, ये ऑसिलेशंस को हम काउंट करते हैं पर यूनिट टाइम के साथ। तो देखिए यदि प्रायोगिक तार EF की लंबाई L है, जो इनके बीच में हमने तार लगाया है, इसकी लंबाई हम L माने, और हमने माना कि छड़ अपनी साम्यावस्था से थीटा कोण बनाती है, तो ये जो दोनों छड़ों की युक्ति है, ये क्षैतिज तल से कितना वक्रता केंद्र पर कितना कोण बनाएंगी, 2 थीटा। थीटा एक साइड में, थीटा दूसरी साइड में, टोटल कोण हो गया 2 थीटा। तो L का मान जो होगा, जो चाप है, तार की लंबाई L ली है तो चाप के रूप में भी इसकी लंबाई L ही होगी, और चाप इक्वल्स टू हो जाएगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R गुना एंगल 2 थीटा। तो R का मान हो गया L अपॉन 2 थीटा। अब देखिए तार में बंकन आघूर्ण और तार के द्वारा प्रत्येक छड़ पर आरोपित बल आघूर्ण YIG अपॉन R होगा।
तार के लिए हमें IG का मान पता है। अगर तार जो है वो बेलनाकार होता है, सर्कुलर, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर लेते हैं, तो IG का मान होता है पाई r की पावर 4/4। इसलिए YIG/r का मान हो गया y पाई की r की पावर 4/4r। यहाँ पर हमने r का मान पुट कर दिया, सो यहाँ पर वैल्यू आ गई y पाई r4 θ/12। यदि इस बल युग्म के द्वारा, ये जो बल युग्म है ये किसकी वजह से लग रहा है? छड़ों की वजह से। तो यदि इस बल युग्म के द्वारा प्रत्येक छड़ में कोणीय त्वरण d2 θ/dt² हो तथा I प्रत्येक छड़ का उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण हो। तो जो रोटेशनल मोशन हो रही है, इसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उनका इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह से लिखेंगे? I d2 θ/dt² इक्विवेलेंट टू फोर्स इंटू, क्योंकि इक्वल्स टू बल युग्म। तो बल युग्म क्या है हमारा? y पाई r4/12 इंटू थीटा। I d2 θ/dt² क्या है? ये बल युग्म को बता रहा है कोणीय गति में। तो ये हो जाएगा, जैसे कि हम लेते हैं ma रेखीय गति में मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी तरह से यहाँ पे हम लेते हैं जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। तो यहाँ d2 θ/dt² का मान आ गया y पाई r की पावर 4/2il इंटू थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोणीय त्वरण कोणीय विस्थापन के समानुपाती है, और जब ऐसा होता है तो छड़ की गति सरल आवर्त गति होती है। एक निश्चित समय के बाद वह अपनी गति को क्या करती है? वापस रोटेट करती है, वापस रोटेशन में ही गति चलती है। तो यदि प्रत्येक छड़ का दोलन काल t1 हो, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 2, ये किस फॉर्म में है? d2 θ/dt² इक्वल्स टू ω² थीटा। तो ये जो वैल्यू है y पाई r की पावर 4/2il, ये ω² के इक्विवेलेंट है, कोणीय वेग के वर्ग के बराबर है। तो अगर हम प्रत्येक छड़ का दोलन काल t1 लें, तो t1 इक्वल्स टू होगा 2 पाई ओमेगा होता है, आवर्तकाल बराबर 2 पाई ओमेगा होगा। तो इसका मान हो जाएगा 2 पाई √2il/पाई r4y, या y का मान हो जाएगा 8 पाई il/t1² r की पावर 4। तो यहाँ से देखिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है छड़ का, लंबाई हमें पता होगी। t1 जो है प्रैक्टिकली हम आवर्तकाल निकालेंगे, उसके ऑसिलेशंस की वैल्यू नोट करेंगे, डिफरेंट ऑसिलेशन। जैसे हमने 5 ऑसिलेशंस के लिए समय देख लिया स्टॉप वॉच में कितना आता है, फिर हमने 10 दोलनों के लिए समय देख लिया, फिर हमने 15 दोलनों के लिए समय देख लिया, और इस तरह से पर यूनिट एक दोलन के लिए लगा हुआ समय हम निकाल लेंगे और उसका एवरेज हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमें t1 पता चल जाएगा। r का मान हम स्क्रू गेज की सहायता से निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि आयताकार छड़ होगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू m a² + b²/12, जहाँ पर a और b उसकी आयताकार छड़ के लिए चौड़ाई और ऊंचाई होगी। इसी तरह से अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वृत्ताकार होगा तो I का मान हम देंगे m l²/12 + r4/4। जो तार हमने लिया है उस तार की बात हम कर रहे हैं। अगर आयताकार होगा, छड़ की हम बात करें, जो दोनों छड़ें हमने ली हैं, तो हमारे लैब में हम यहाँ आयताकार छड़ यूज़ करते हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं m a² + b²/12। अब देखिए सेकंड हम इसका सेटअप करते हैं कि ये हमने कर लिया कि दोनों छड़ों को क्षैतिज तल में हमने स्थिर रखा, धागों से बांध दिया और उनके बीच में एक तार कस दिया। सेकंड सेटअप में हम क्या करते हैं कि एक छड़ को ऊर्ध्वाधर तल में स्थिर कर देते हैं और दूसरी छड़ को तार की सहायता से लटका देते हैं फ्रीली। तो देखिए क्या होता है, ये जो ऊपर वाली छड़ है, या देखिए इसको हमने स्थिर कर दिया, क्लैम्प कर दिया है, और तार L की सहायता से दूसरी छड़ को हम फ्रीली लटका देते हैं और इसमें अब एक ऐंठन देते हैं। ऐंठन देके हम इसको छोड़ देते हैं, तो जिससे ये ऑसिलेट करती है क्षैतिज तल में। इस स्थिति में छड़ के दोलन का आवर्तकाल t2 इक्वल्स टू होता है 2 पाई √I/c। यहाँ पर c जो है वो एकांक ऐंठन के लिए तार में उत्पन्न बल युग्म है। तो c का मान, जैसा कि हमने ये सब पहले निकाल लिया है,
सी की वैल्यू होती है नीटा पाई आर की पावर 4/12। सो नीटा इक्वल्स टू होगा 8 पाई, नीटा का मान यहाँ से हम देंगे 2LC/पाई आर की पावर 4 और सी का मान हम T2 की फॉर्म में रख देंगे तो नीटा का मान आएगा 8 पाई IL/T2² आर की पावर 4। तो देखिए जो नीटा और की इक्वेशन हमने यहाँ निकाली है और y की इक्वेशन जो हमने इक्वेशन 3 से निकाली थी, अब y को नीटा से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y/नीटा दैट इज इक्वल टू T2² तो हमने y और नीटा फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए y/नीटा इक्वल्स टू होता है T2²/T1², बट सिग्मा का मान होता है y और नीटा की फॉर्म में y/2 नीटा -1। सो सिग्मा इक्वलेंट होगा T2²/2 T1² -1। वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, T2² -2 T1²/2 T1²। तो देखिए ये बहुत सिग्मा जो निकालना है इसमें वो बहुत ईजी है। जो सेकंड हमारा सेटअप था इससे हम T2 निकालते हैं, आवर्तकाल T2 का मान सेम वैसे ही निकालेंगे। हम इसको रोटेट कराएंगे, हल्का सा ऐंठन इसमें देंगे और इसके ऑसिलेशंस को काउंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक दोलन के लिए लगा गया समय हम निकाल लेंगे एंड देन एवरेज ले लेंगे। तो हमारे पास T2 का मान आ जाएगा। T1 का मान पहले सेटअप से हमने निकाल रखा है, T2 और T1 का मान रख के हम सिग्मा निकाल लेंगे। तो इस तरह से सरल की मेथड के द्वारा हम सिग्मा, y और नीटा तीनों प्रत्यास्था गुणांकों का मान निकाल सकते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है पॉइजन रेशो बाय रबर ट्यूब। ये और आगे के जो भी मेथड हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मान निकालना, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।